तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 18। एंड बच्चों, ये आपका लास्ट पार्ट है हेलोकेन हेलोरीन्स का। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। तो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 क्लोरोप्रोपेनॉल, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस क्यूएच के साथ कराते हैं तो आपने पढ़ा है कि SN2 रिएक्शन के हिसाब से इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? वीडियो को पॉज करके बनाओ आप लोग। वेरी गुड। तो ये आपका प्रोडक्ट बना होगा CH3CH2OH प्लस KCl। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और आपको रिएक्शन मिल गई। बट द थिंग इज दैट इफ आई एम गोइंग टू ट्राई द सेम प्रोसीजर इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो पहला वाला एग्जाम्पल हेलो एल्केन का था, दूसरा वाला एग्जाम्पल हेलो अरीन का है। लेकिन इस केस में हमको यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं मिलेगी। द आंसर इज नो प्रोडक्ट। वाई? ये जानना है हमको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि बेंजीन के साथ जो क्लोरीन जुड़ा है, तो इसके पास लोन पेयर है और ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लाएगा। और ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी और इसलिए नो प्रोडक्ट। सिमिलरली, अगर हम यहाँ पे विनाइलिक क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करें, दिस इज विनाइलिक क्लोराइड, तो फिर से हम लोग नो प्रोडक्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग, यहाँ पर फिर से यही कहानी होगी कि डबल बॉन्ड के बगल में एक ऐसा एटम है जिस पे लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस मारेगा जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कोई क्लोरीन जुड़ा होगा, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जो भी हेलोजन जुड़ा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना असंभव, बहुत मुश्किल होता है। So haloarenes and vinyl halides are extremely less reactive than haloalkanes towards the nucleophilic substitution reaction. And there are the three reasons for this. One is the resonance effect, as I have told you, the partial double bond character आ जाता है. Second is the polarity of the CX bond, and third is the difference in the hybridization. तो ये की पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको अच्छे से लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी मैं समझा देता हूँ कि पोलैरिटी और डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है। जैसे बच्चों, मान लीजिए एक यहाँ पर आपके पास क्लोरोबेंजीन बना है और यहाँ पर आपको क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। ठीक है ना? ये वाला जो कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो बच्चा लोग, s करेक्टर कहाँ पर ज़्यादा होता है? s करेक्टर sp2 में ज़्यादा है। कितना है? 33.33%। sp3 में s करेक्टर 25% है। बच्चों, s करेक्टर जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है? अभी क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव साइन है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हम लोग sp2 और sp3 को कंसीडर करेंगे, sp2 कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बेटा जो इसका ये जो पार्शियल नेगेटिव तुम्हें बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा।
उसकी टेंडेंसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी बाप आदमी हो गया। भाई सिंपल कार्बन और क्लोरीन में अगर हम बात करें, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर कार्बन कहे कि मैं भी शक्तिशाली हूँ, क्यों हूँ मैं शक्तिशाली? क्योंकि मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एस करेक्टर ज़्यादा है, और अगर एस करेक्टर ज़्यादा है तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो अगर वो ऐसा कहने लगेगा तो पोलैरिटी डिफरेंस कम हो जाएगा सी और सी एल के बीच में, और यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो पोलैरिटी डिफरेंस कम होने से क्या होगा कि कोई भी OH माइनस जैसे यहाँ पर अटैक करना चाहता है, वो बड़ी ही मुश्किल से रिप्लेस कर पाएगा Cl माइनस को, क्योंकि एक आयनिक चीज को अच्छे से रिप्लेस कर सकती है। अब उसमें अगर आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड इज बिकमिंग लेस बिकॉज ऑफ द मोर S करेक्टर, या बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन भी कम होगा। साथ में बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा। बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। अक्सर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ए और बी में डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, किसका कम है। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो बेटा बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है? देखिए बच्चों, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ ए वाले की कम है, मतलब क्लोरो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कम है। अब अगर क्लोरो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कम है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा, और बेटा क्यू भी इसका कम है, पोलैरिटी भी इसकी कम है। तो ओवरऑल हमेशा मानकर चलिएगा कि डाइपोल मोमेंट किसका कम होता है? ए का कम होता है, बी का ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये डाउस प्रोसेस होता है। डाउस प्रोसेस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हम क्लोरोबेंजीन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे देते हैं, तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और फिर जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या डाइल्यूट एथिल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, सी एल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये फिनॉल बन जाता है। इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी होती है बच्चों, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहा है। मैं रिएक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, और इसकी जो मैकेनिज्म है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ लेंगे। हालांकि इसकी मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको समझा दूंगा, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो देखिए बच्चों, किस तरह से यहाँ से H2O निकल जाएगा और दूसरे में क्या निकल जाएगा? NaCl। बचेगा क्या बेटा आपके पास? गौर से देखिए, ONa। तो ये ONa बेंजीन के साथ लग गया, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर क्या था? Na प्लस हट गया, HCl में से H आ गया, फिनॉल बन गया। तो ये डाउस प्रोसेस होता है कि अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल चाहिए तो। नेक्स्ट आता है कि अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। तो अब जैसे अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी होगी, तो बेटा मैं ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन डी कहूँगा। हालांकि आप देख भी सकते हैं मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। द रीज़न बीइंग इज़ दैट कि OH अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ देगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमने NO2 लगाया है। अब NO2 का नेचर क्या होता है? NO2 का नेचर होता है माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, यानी कि दोनों की वजह से इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो OH से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो उसको अपनी तरफ निचोड़ रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल एनहांस। नेक्स्ट, अभी आप लोगों को मैंने प्रीवियस पार्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाया था, जिसमें आपको किस तरह से एनहाइड्रस FeCl3 Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और अटैक होता है, ये सब चीज़ें समझाई थी। तो एक समराइज वे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर क्लोरोबेंजीन का हम लोग हेलोजिनेशन करते हैं, हालांकि ये लास्ट पार्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था,
पार्ट 17 हेलोकेन हेलोरीन केमिस्ट्री का सागर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो हेलोजिनेशन में यहाँ पे ऑर्थो और पैरा, तो पैरा विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। ये होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, मैं सीधा पैरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, SO3H आ जाएगा। सॉरी, दिस इज नॉट अ सल्फोनेशन, इट इज द नाइट्रेशन, एक्सट्रीमली सॉरी। HNO3 भी है ना, तो ये नाइट्रेशन प्रोसेस है, और नाइट्रेशन प्रोसेस में NO2 आता है। दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप पैरा में आ जाएगा, और ऑर्थो में भी आएगा, लेकिन हम पैरा वाला बना दे रहे हैं। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहाँ पर आपका COCH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ये आपका सल्फोनेशन है, जहाँ पर H2SO4 रिएक्शन दे रहा है, तो पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग है, जिससे आपको रिएक्शंस पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक होता है, तो कोई कुछ अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, सिर्फ क्या होने वाला है, बेंजाइलिक, ये देखिए लास्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होगा। यहाँ पे नो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइड से अगर कोई चीज़ जुड़ी है तो उसका सब्स्टिट्यूशन करना आसान नहीं होता। यहाँ से बच्चों कुछ चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, वो क्या है कि जब AlCl3 इसको ले जाएगा, तो आपके पास, आप वीडियो पॉज करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपके पास ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि रीअरेंज होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और ये रीअरेंजमेंट मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, और बच्चों आपके पास CH3 पॉजिटिव CH3, ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन टॉलीन के रिस्पेक्ट पे पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो फिर से यहाँ पे बेंजाइलिक पे आएगा, यानी कि CH Br CH3, और यहाँ पे नीचे बेंजीन लगा हुआ है। फिर KCN के साथ रिएक्शन हो रही है, तो साइनाइड आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस तो बेटा याद करिए, साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये जो CN ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, कुछ कन्वर्जन्स करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ये है टॉलीन, टॉलीन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल पे। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल को बच्चे लोग फिनॉल से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 90% बच्चा क्या करता है, बेंजाइल अल्कोहल को ये बना देता है, तो प्लीज़ आप ये लोग गलती मत करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो हमें बेंजाइलिक पे Cl मिल जाएगा। अब बच्चों, जब बेंजाइलिक पे Cl मिल गया, हमारी आधी से ज़्यादा मुसीबत ख़त्म हो गई। एक्वस QH रिएक्शन होगी, SN2 के द्वारा Cl हटकर OH आ जाएगा। बेंजीन से, ये बेटा NCERT के ही कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको। बेंजीन से कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रोमिनेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले नाइट्रेशन मत कर देना, पहले ब्रोमिनेशन करना, क्योंकि हमें पैरा डायरेक्टिंग नेचर चाहिए लास्ट तक। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रेशन प्रोसेस, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। यदि आपने पहले नाइट्रेशन कर दिया होता तो ब्रोमीन मेटा पे आता, तो ऐसी गलती मत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजाइल अल्कोहल आ गया बच्चों फिर से,
ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, दिस इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बच्चों क्या करना है, इसमें हम लोग सबसे पहले SOCl2 का इस्तेमाल करेंगे और CH2Cl ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग KCN डालेंगे, CH2CN आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो CN वाला COH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि पहले जब हम लोग इसका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में डायजेटाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो हमें N2+Cl- मिलता है, और इसके बाद हम लोग जब सैंडमेयर रिएक्शन लगा देते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट ख़त्म होता है हेलोकेन हेलोरीन्स का। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गए होंगे। तो एक काफ़ी लंबा सफ़र था, अच्छा दौर रहा हेलोकेन हेलोरीन्स को। एंड आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि अगर आपने ये 18 पार्ट्स हेलोकेन हेलोरीन के अच्छे से देख लिए हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी क्वेश्चन से हिलाने से रोक नहीं सकती है। So stay tuned to the Chemistry का सागर by Sagar Vajjatia for more videos for alcohol phenol ethers and